नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसी वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और इन शानदार रैशनल के साथ दिए हुए चूजी क्वेश्चंस को और रिपीटेडली क्वेश्चंस का पूरा आनंद उठाए और अपना सुझाव बाद में जरूर डालें। The nurse teaches patient that they should follow their diet restriction while taking a monoamino oxidase inhibitor. What will develop if they do not follow these restriction? मरीज एक पेशेंट है जिसको टीच किया जा रहा है और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया जा रहा है। पेशेंट जो है ऑलरेडी मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज MAOIS इसको शॉर्ट में लिखते हैं, वो ड्रग यहाँ पे पेशेंट ले रहा है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवाई है ना। मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। तो ये दवाई एंटी डिप्रेशन कैटेगरी की है, ये ऑलरेडी ले रहा है। कौन से डाइटरी इंस्ट्रक्शन जो है आप देंगे तो क्या चीज जो है रेस्ट्रिक्ट करनी है और क्या डेवलप हो जाएगा अगर उसने उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया तो। ऑसिपिटल हेडेक, जनरलाइज अर्टिकेरिया, सीवियर मसल स्पाज्म और सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। तो देखिएगा, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाला जो पेशेंट होता है उस पेशेंट में कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, तो इस ड्रग वाले पेशेंट में कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पेशेंट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ना करें तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है और उसकी वजह से उस मरीज के अंदर, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि उस मरीज में ऑक्सीपिटल हेडेक होने की पूरी संभावना होती है। टायरामिन एक कंटेंट होता है, जो जिन भी फूड आइटम में वो टायरामिन कंटेंट होता है, वो मरीज को मायोज दवाई चल रही है और वो अगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट वो ले रहा है तो उसको ऑक्सीपिटल हेडेक वहां पे होता है। जनरलाइज अर्टिकेरिया, सीवियर मसल स्पाज्म और सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर का हाई होना हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा इसका रैशनल है कि जो ऑक्सीपिटल हेडेक है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, शुरू हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द हाइपरटेंसिव क्राइसिस, वर्ड है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस इस मरीज को क्यों होता है, उसके होने का रीजन हमने पढ़ा था। हाइपरटेंसिव क्राइसिस इस मरीज को क्यों होता है, उस होने का रीजन हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव टायरामिन कंटेंट वाले फूड ले रहा है ना, उसमें एक्सेसिव टायरामिन बनेगा। तो उसको डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जरूरी है ताकि टायरामिन ना बने। टायरामिन नहीं बनेगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो उसको ऑक्सीपिटल हेडेक की प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली है। डाइट का संबंध मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और टायरामिन, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पेशेंट इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट एक एंटी मैनिक ड्रग है, वी ऑल नो। और मरीज जो है वो लिथियम कार्बोनेट ले रहा है। तो लिथियम कार्बोनेट पेशेंट ले रहा है। व्हाइल दिस मेडिकेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, जब ये आप दवाई दे रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द नर्स, क्या चीज आप चेक करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट को कि डेली सोडियम इंटेक ना करें। टेस्ट करेंगे पेशेंट के यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली। मॉनिटर करेंगे पेशेंट का ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली। और विदहोल्ड कर देंगे पेशेंट की दूसरी मेडिकेशन 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह तक दूसरी मेडिकेशन को बंद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब भी दिया है, बिल्कुल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों है वो भी हम बात करेंगे। मॉनिटर करें पेशेंट्स का ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली। जिन भी मरीज को लिथियम कार्बोनेट दवाई चल रही है, लिथियम कार्बोनेट एक एंटी मैनिक ड्रग है, एंटी मैनिक ड्रग है। इसको मूड स्टेबलाइजर भी बोला जाता है, मूड स्टेबलाइजर। और ये दवाई जो होती है मूड को स्टेबल करने के काम आती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम कार्बोनेट। और लिथियम कार्बोनेट दवाई जब बॉडी में दी जाती है तो बॉडी में सोडियम की कमी होने की संभावना होती है। सोडियम की कमी होने की संभावना होती है, मरीज को हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इसलिए हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, सोडियम के इंटेक को बढ़ाना है। सोडियम रेस्ट्रिक्ट मतलब कम देना, सोडियम कम नहीं देना, हमें तो ज्यादा देना है। इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया कि सोडियम के इंटेक को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो है और दूसरा विद द पेशेंट्स अदर मेडिकेशन। ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि बहुत लंबा टाइम है, इतना नहीं, उसको चेक करना तो डेली तौर पे हमें करना पड़ेगा। और दूसरी मेडिकेशन जो है विदहोल्ड करने का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है इस दवाई के साथ में। तो ए बी और डी तो गलत ही है। रेगुलर ब्लड लेवल चेक करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, तो लिथियम जो है उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो सेफ्टी मार्जिन कम होता है। तो इसलिए इस दवाई की टॉक्सिसिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल जो होता है वो 0.6 to 1.2 नैनोग्राम
ना 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो 0.6 टू 1.2 ये बहुत लोअर लिमिट है, थेरेपेटिक लेवल है, तो उसमें टॉक्सिसिटी होने की संभावना रहती है। तो क्या रैशनल है, लिथियम कार्बोनेट जो है वो अल्टर्ड कर दिया सोडियम के ट्रांसपोर्ट को नर्व सेल के अंदर, ये है ना, सोडियम जो है उसके ट्रांसपोर्ट को नर्व एंड मसल सेल के पास में ले जाने से अल्टर्ड करती है, एंड इसकी वजह से जो सोडियम है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, इंट्रान्यूरल मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन्स, इंट्रान्यूरल मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो जाता है, और उसकी वजह से मरीज के जो मानिक बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है। इसकी जो रेंज होती है, इसकी थेराप्यूटिक रेंज जो हमने बोला वो बहुत जो है लो होती है, उसकी वजह से टॉक्सिक लेवल होने की संभावना ज्यादा है ना, तो ये बहुत स्मॉल होता है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वी हैव टू मॉनिटर द लिथियम लेवल शुड बी मॉनिटर क्लोजली, है ना, इसका लेवल जो है सीरम लेवल वो क्लोजली मॉनिटर करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड लिथियम लेवल रेगुलरली। The nurse understand that neuroleptic are the drug of choice to relieve symptom, है ना, कौन से सिम्टम को रिलीव लेने में न्यूरोलेप्टिक को ड्रग ऑफ चॉइस बनाया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस बनती है वहां पे न्यूरोलेप्टिक इफ वांट टू रिलीव द सिम्टम। फर्स्ट है साइकोसिस, सेकंड है डिप्रेशन, थर्ड है एक्सेसिव एक्टिविटी, फोर्थ है नारकोटिक विड्रॉल। न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक वो दवाई है जो कि एंटीसाइकोटिक के नाम से जानी जाती है, न्यूरोलेप्टिक का दूसरा नाम क्या है, एंटीसाइकोटिक। और एंटीसाइकोटिक दवाई का काम क्या है, साइकोसिस के सिम्टम को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना है, साइकोसिस के सिम्टम को कंट्रोल करेगी, मॉडिफाई करेगी बिहेवियर को, जो भी पेशेंट का साइकोटिक बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन लाती है, ताकि जो पेशेंट है वो कोप कर सके बहुत अच्छे से एनवायरमेंट और बाकी सारी चीजों से, और थेरेपी उसको बेनिफिट हो सके थेरेपी से। तो साइकोटिक सिम्टम को कंट्रोल करने में ये काम में लेते हैं। डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है ना, और एक्सेसिव एक्टिविटी और नार्कोटिक्स के लिए ये दवाई काम में नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा साइकोटिक। So the rationale is the neuroleptic modify the behavior of psychotic client so they can cope more effectively with the environment and benefit from therapy। तो बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है कि बिहेवियर का क्या करते हैं मॉडिफिकेशन, और कौन सा बिहेवियर, साइकोटिक बिहेवियर, ताकि वो अच्छे से कोप कर सके सिचुएशन के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में। A patient is to be discharged from psychiatric unit with order of haloperidol therapy. As part of the teaching plan concerning this medication, the nurse should teach the patient to avoid। अगर किसी मरीज को हेलोपेरिडोल के साथ में डिस्चार्ज किया गया है तो उसको टीचिंग करते समय कौन सी चीज को अवॉइड करने का आप कहेंगे। हेलोपेरिडोल इज आल्सो एंटीसाइकोटिक ड्रग, और ये सबसे ज्यादा ईपीएस कराने वाली दवाई होती है, इससे बहुत ज्यादा ईपीएस होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आते हैं हेलोपेरिडोल दवाई से, है ना। और इंट्रामस्कुलर देते हैं, साइकोटिक जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने वाली बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है, एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। क्या चीज अवॉइड करने का बोलेंगे, फर्स्ट है उसको रात में ड्राइव करने का अवॉइड करेंगे, स्टे इन द सन में स्टे को अवॉइड करेंगे, इंजेस्टिंग एज चीज जो है वो अवॉइड करेंगे, और टेकिंग मेडिकेशन कंटेनिंग एस्प्रिन, है ना, वो मेडिकेशन लेने का कहेंगे, अवॉइड करेंगे जिसमें एस्प्रिन होता है ना। एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग प्लान कंसर्निंग दिस मेडिकेशन द नर्स शुड टीच द पेशेंट टू अवॉइड, अवॉइड क्या करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, व्हाट इज द करेक्ट वन। कुछ लोग ड्राइविंग कह रहे हैं, कुछ लोग सन स्टेइंग कह रहे हैं, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बी, है ना, स्टेइंग इन द सन। फोटो सेंसिटिविटी होती है, एलोपेरिडोल जो भी मरीज ले रहा है उसको फोटो सेंसिटिविटी है, उसको सन में स्टे जो है वो अवॉइड करना होता है ना, उससे फोटो सेंसिटिविटी होती है, इसलिए लाइट जो है उसको अवॉइड करनी होती है, बहुत बेसिक बात है। सो द रैशनल इज एलोपेरिडोल फोटो सेंसिटिविटी करता है, अभी हमने बोला कि ये दवाई क्या करती है, फोटो सेंसिटिविटी। और सीवियर सन बर्न कैन अकर इन एक्सपोजर टू द सन, अगर आप सन में एक्सपोज करते हैं मरीज को तो उसको सीवियर सन बर्न हो सकता है, इसलिए इस मरीज को सनलाइट और सन में स्टे नहीं करना होता है, अवॉइड करना होता है सन के अंदर स्टे। तो फिर आपके जहन में एक सवाल उठा कि साहब ड्राइविंग भी तो मना करते हैं, ड्राइविंग क्यों नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग एट नाइट, नाइट में ड्राइविंग नहीं करेगा, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दिन में कर सकता है, जबकि जो मरीज एंटीसाइकोटिक ड्रग देता है वो ड्राइविंग कर ही नहीं सकता, फिर रात और दिन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो रात और क्या दिन, ड्राइविंग तो कर ही नहीं सकता, इसलिए पहला खोटा जवाब है, तो बी सही है, और बाकी दो का संबंध जो है इससे नहीं है। What is the most important information the nurse should teach to prevent relapse in a patient with psychiatric illness? क्या इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को, जो भी है साइकेट्रिक इलनेस जो है वो रिलैप्स नहीं हो, इसके लिए क्या टीचिंग प्लान करेंगे, है ना, टू प्रिवेंट
रिलैप्स इन द पेशेंट विद साइकेट्रिक इलनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? इसका मतलब कि कोई किसी मरीज में साइकोट्रिक एलिमेंट आए, आपने दवाई शुरू की, मरीज के सिम्टम ठीक हो गए, अब सिम्टम दोबारा ना आए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टीचिंग रहेगा आपका? पहला है डेवलप ए क्लोज सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे, क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगे, रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी दैट कोज एंजाइटी, जिस एक्टिविटी से एंजाइटी होती है उसको रिफ्रेन करेंगे, और फॉलो द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रेजिमेंट, जो भी दवाई दी है उसको फॉलो करेंगे। चार ऑप्शन है, सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एंजाइटी पैदा करने वाली एक्टिविटी से उसको विड्रॉल कर देना, रिफ्रेन कर देना, और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रेजिमेंट जो है उसको फॉलो करने का। ये चार ऑप्शन है। व्हाट इज द करेक्ट वन? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया कि सर जवाब डी है, और जो भी दवाई लिखी है उसको चुपचाप से मरीज को लेने का बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट शुड फॉलो द मेडिकेशन रेजिमेंट। तो डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फॉलो द प्रिस्क्राइब मेडिकल रेजिमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, मेडिकल रेजिमेंट को फॉलो करना होता है इस मरीज के अंदर। तो फिर आप कहोगे ए बी सी गलत क्यों है सर? तो ए बी सी में लिखा हुआ है कि एक लिखा हमने क्लोज सपोर्ट सिस्टम, ए लिखा हुआ है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, एक लिखा हुआ है एंजाइटी पैदा करने वाली एक्टिविटी। तो ये तीनों ही इलाज जो होते हैं वो न्यूरोसिस के मरीज में होते हैं। हमारा मरीज न्यूरोसिस का नहीं है, साइकोसिस का है। ये इलाज जो है न्यूरोसिस में काम आते हैं। यहाँ पे पेशेंट जो है उसमें साइकेट्रिक इलनेस है, साइकेट्रिक एलिमेंट है, साइकोसिस का प्रॉब्लम है। तो जो भी मरीज जिनको साइकोसिस के सिम्टम मैनेज करते हैं अपन, साइकोसिस के सिम्टम के अंदर बेसिकली मेडिकेशन रेजिमेंट का ज्यादा रोल होता है। साइकोसिस और न्यूरोसिस में ज्यादा बेसिक डिफरेंस ये है कि न्यूरोसिस के मरीज में साइकोथेरेपी पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन साइकोसिस के इलाज में ईसीटी के बाद में मेडिकेशन का ज्यादा रोल होता है। मेडिकेशन मरीज टाइम पे रहेगा तो मरीज सही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको फॉलो करें, नहीं तो सिम्टम वापस रिलैप्स हो जाएंगे। ये मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मायोज वाला मरीज है, ये दवाई उस मरीज को प्रिस्क्राइब किया। क्या नर्स टीच करेगी पेशेंट को कि क्या अवॉइड करना? अगेन वही चीज है, अवॉइड करने के लिए वही चीज है, डाइटरी रेजिमेंट इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, क्योंकि टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम हाइपरटेंसिव क्राइसिस करते हैं। तो अवॉइड क्या करना है ये आपको देखना है। ऑप्शन देखिएगा, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, ingesting wine and egg cheese, engaging in activity physical exercise और over the counter NSAID medication। देखिएगा जब भी मायोज का सवाल पूछे आपको डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ही दिमाग में आने चाहिए, आपको टायरामिन दिमाग में आना चाहिए, आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस दिमाग में आना चाहिए, आपके हॉस्पिटल हेडेक दिमाग में आना चाहिए। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं। अब इन चार ऑप्शन में फूड आइटम कौन से में लिखा हुआ है? बहुत अच्छे से आप पहचान गए हो, देखो कितना अच्छे से जवाब दे पा रहे हो कि साहब जो इंजेक्शन है जिसका वाइन और एग चीज का, वो नहीं हम करने देंगे, क्योंकि ये टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम है और वी हैव टू अवॉइड द टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, कि हम ये जो इंजेक्शन ये है ये हम काम में नहीं लेंगे। सो द मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस करता है, तो वो फूड बेवरेज है जिसके अंदर क्या होता है टायरामिन, उसको हमें क्या करना है? अवॉइड। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड बेवरेजेज जो है उनको हमें अवॉइड करना है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा और ये प्रॉब्लम वहां पे मरीज को देखने को मिलेगा, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा सीवियर। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे के सारे टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम है, वाइन्स और एग चीज, ये मरीज को अवॉइड करने होते हैं। ये मरीज में बेसिकली टीचिंग देना होता है अपने। नेक्स्ट है पेशेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। मरीज का डायग्नोसिस है बाइपोलर डिसऑर्डर और उस मरीज के अंदर मैनिक एपिसोड आ रहे हैं। क्या मोस्ट लाइकली साइन एग्जिबिट करेगा पेशेंट, है ना? बाइपोलर डिसऑर्डर वाले मरीज में मैनिक एपिसोड मोस्ट लाइकली साइन, पैसिविटी, डिस्फोरिया, एनहेडोनिया, ग्रांडियोसिटी। बहुत बढ़िया। मैनिक, मैनिक जब भी होता है तो हाइपर, मैनिक वर्ड जो है हमेशा हाइपर से संबंधित है, और मैनिक वर्ड हाइपर से संबंधित है तो ये मरीज जो है वो खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। तो इसमें पैसिविटी, डिस्फोरिया, एनहेडोनिया नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा? ग्रांडियोसिटी में रहेगा, है ना? आई एम दी गॉड, आई एम दी गॉड, मैं ही भगवान हूं, है ना? उसको कहते हैं कि भगवान से डरो, ऐसे मत करो, ये मत करो। तो भगवान क्या होता है? मैं ही भगवान हूँ। पुलिस वाला अगर उसको रुकवा दे और बोले कि लाओ लाओ लाइसेंस लाओ, बोले ला क्यों? तो बोले कि ये रूल है कि जब भी आप ड्राइव करते हो तो लाइसेंस होना चाहिए। तो बोले कि ये रूल किसने बनाया? बोले सरकार ने। तो सरकार क्या बनाती है? मैं ही रूल हूँ, मेरे से ज्यादा रूल मेकर कौन होता है? रूल बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ मैंपन का भाव आता है ना? दो वर्ड बहुत फेमस है कि आई कैन डू एंड ओनली आई कैन डू, है ना? मैं कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। तो जब आदमी मैं ही कर सकता हूँ ये बोलता है, ये ग्रांडियोसिटी को इंडिकेट करता है। ये आदमी में नहीं होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आप जो इंसान है ही नहीं। तो मैं कर सकता हूँ ये हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। मैं ही कर सकता हूँ ये गलत जवाब है। तो ग्रांडियोसिटी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ये मैनिक एपिसोड का इंडिकेशन है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और ये मैनिक एपिसोड वाले मरीज में एग्जिबिट साइन होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में एग्जिबिट साइन ग्रांडियोसिटी। एनहेडोनिया दिस
जो है डिस्फोरिया या पैसिविटी ज्यादातर जो है डिप्रेसिव एपिसोड में होती है, ये मैनिक एपिसोड का साइन है। मास्लो यार्ची जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है उसमें ह्यूमन नीड की ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फर्स्ट है लव, एलिमिनेशन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्या आती है मास्लो यार्ची के अंदर? बहुत बढ़िया, फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी में फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसमें ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी देते हैं इस नीड के अंदर। और उसमें हमेशा सबसे बड़ी नीड, सांस है तो आस है ना, इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, लव, ऑक्सीजन में सांस, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। न्यूट्रिएंट, एलिमिनेशन और ये सब हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा। बहुत बढ़िया है ना। मास्लो यार्ची में जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, वो सबसे ज्यादा प्रायर होती है, उसमें भी ऑक्सीजन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ऑक्सीजन जो गैस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। The process of assessing patient who care in emergency department and determining the management priority is called। इमरजेंसी में जब मरीज आता है और उसका मैनेजमेंट करते हैं तो प्रायोरिटी किस आधार पे हम सेट करते हैं? मिरेज, ट्राइएज, लावाज, कोलेज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा सिस्टम काम में लेते हैं हम? ट्राइएज सिस्टम, कलर कोडिंग सिस्टम। ट्राइएज सिस्टम क्या होता है? ट्राइएज सिस्टम, कलर कोडिंग सिस्टम, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। रैपिड ट्राइएज, मल्टीपल पेशेंट सीन होते हैं और 4 कलर यहाँ बना दिए, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। रेड इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग होता है, येलो अगर कलर है तो ये अर्जेंट है, कैन डिले अप टू 1 आवर, ग्रीन है तो ये डिलेड है अप टू 3 आवर्स तक, और ब्लैक है तो ये डिक्रीज है, कोई केयर की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो सबसे इमीडिएट ट्रांसपोर्ट हमेशा रेड कलर को करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है। येलो में थोड़ी देरी, ग्रीन में थोड़ी और ज्यादा देरी कर सकते हैं, ब्लैक को करने की जरूरत ही नहीं है। जो ये रेड है जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं, उसमें अनकॉन्शियस, डिसोरिएंटेड, वेरी कंफ्यूज, रैपिड रेस्पिरेशन, वीक इरेगुलर पल्स, सीवियर अनकंट्रोल ब्लीडिंग, ये साइन होते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन भी दिया जाता है तो उनमें इस तरीके के वर्ड अगर यूज है, अनकॉन्शियस, डिसोरिएंटेड, वेरी कंफ्यूज, रैपिड रेस्पिरेशन, वीक इरेगुलर पल्स, सीवियर अनकंट्रोल ब्लीडिंग, तो वो आंसर सेलेक्ट करिएगा, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये रेड कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं। तो रेड कलर लाइफ थ्रेटनिंग, ये रैपिड, ये ट्राइएज सिस्टम कहलाता है। टू सॉर्ट, फटाफट से पेशेंट को कैटेगराइज करके किसको पहले ट्रांसपोर्ट करना है, किसको बाद में, किसको नहीं करना है, ये सब डिसाइड होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन A1C, जिसको ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। ये मीन ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करता है कितने दिन का? बहुत अच्छे, आप अच्छे अच्छे से समझते हो इससे। 2 डेज, 15 डेज, 19 डेज, 90 डेज और 30 डेज। बहुत अच्छे, इस 3 महीने का एवरेज शुगर, और 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन, 90 दिन। 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए नॉर्मल आदमी में, जिसको प्री डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज है, या जिसको डायबिटीज होने के बाद में इसका वैल्यू है ना, तो अलग अलग वैल्यू होती है, परसेंटेज में वैल्यू होती है। स्टार्ट फ्रॉम 5%, 6.5 तक नॉर्मल होती है, 6.5 से 7 के बीच में है तो पेशेंट को जो है डायबिटिक होने की संभावना है, और जो डायबिटीज है ऑलरेडी उसका 7 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वहां पे हीमोग्लोबिन A1C के बारे में होती है। 3 महीने के एवरेज शुगर को बताता है ये रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन A1C। What is the usual site of IM injection to a injection a nurse will choose in adult with जेट ट्रैक टेक्निक? जेट ट्रैक टेक्निक से IM इंजेक्शन देना है तो कौन सी साइट चूज करेंगे? डेल्टोइड, रेक्टस फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या वास्टस लेटरलिस? जेड ट्रैक टेक्निक से देना है आईएम इंजेक्शन, तो डेफिनेटली सबसे अच्छी बड़ी मसल में डालेंगे, और वो मसल कौन सी है? वेंट्रोग्लूटियल। कौन सी मसल है? वेंट्रोग्लूटियल, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईएम इंजेक्शन की सबसे बेस्ट साइट चूज टेक्निक जो होती है वो है वेंट्रोग्लूटियल मसल। A depressed client has been prescribed a tricyclic antidepressant. The nurse teaches the client to expect to notice a significant change in the depression within। एंटी डिप्रेशन दवाई दे रहे हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, कितने दिन में उसके सिम्टम डिप्रेशन के जो है वो चेंज आना शुरू होंगे? 4 से 6 दिन, 2 से 4 वीक, 5 से 6 वीक, 12 से 16 वीक ओवर्स, सॉरी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक लगभग 15 दिन से 1 महीना लगता है, और 15 दिन से 1 महीना का मतलब होता है 2 से 4 वीक। इतना लेने के बाद में इस एंटी डिप्रेशन का ब्लड लेवल बनता है ना, इतना लेने के बाद इसका क्या बनेगा? ब्लड लेवल बनेगा, और जब ब्लड लेवल बनेगा तभी सिम्टम कंट्रोल आने शुरू होंगे। तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आने तब शुरू होंगे डिप्रेशन वाले सिम्टम में, जब मरीज का ब्लड लेवल बनेगा, और उसको बनने में 2 से 4 वीक लगते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा कि इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, तब जाके मरीज में कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे।
तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने विद रैशनल सॉल्व किए। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। देखिएगा, आप मदद करेंगे तो ये जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी। और इससे आप लोगों को अगर वास्तव में लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिनके लिए ये कंटेंट मददगार बन सकता है। तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।